श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पे ऑल टू ऑल क्लास कराया जाता है। जैसे में बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और एनसीईआरटी का ऑल टू ऑल चैप्टर देखिए, क्लास 6 से 12 तक अपलोड करेंगे। साइंस पहले क्लास 6 का ऑल टू ऑल अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में बना हुआ है। अब क्लास 7 का 5 लेसन अपलोड कर दिए। अब 6 लेसन करेंगे, ठीक है। जीवों में श्वसन देखिए, अध्याय 6 क्लास 7 का अध्याय 6 साइंस बुक का एनसीईआरटी जीवों में श्वसन। क्लास 7 का अध्याय 6 चैप्टर 6 क्लास 7 का चैप्टर 6 जीवों में श्वसन साइंस बुक का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे VBI इंपॉर्टेंट, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट। आइए, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। देखिए, जब लिखा हुआ क्लास 7 चैप्टर 6 ऑल टू ऑल क्वेश्चन पे, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। बोले, कोशिकाएं किसे कहते हैं? सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। निम्नलिखित कथन कारणों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही संबंध स्थापित करता है? सही कथन है और कारण है। कथन बोला है, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन में संचित कारण क्या? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के लिए के समय निर्मित होती है। बताइए कारण, कौन कारण सही है या गलत? आइए, कथन एवं कारण सही है। कारण कथन की व्याख्या ये नंबर, ठीक है। चलिए, अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। ठीक है। चलिए, कितना नंबर था क्वेश्चन? 2 नंबर। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे। है, इन कार्यों को करने के लिए कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपको माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मित होती है। क्या होती है? निर्मित होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन है डी नंबर असत्य है। ये गलत बात जो बोल रहा है, गलत बात है। ठीक है। आइए सब सही पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन
का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित विखंडित हो जाता है। ठीक है, चलिए। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिका शोषण कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका शोषण होता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय शोषण कहलाता है। भोजन के विखंडन के से ऊर्जा निर्मित होती है। क्या होती है? ऊर्जा निर्मित होती है। आइए 4 और क्वेश्चन देखिए। क्लास 7 का चैप्टर 6। निम्नलिखित में से अवायवीय जीव है। निम्नलिखित में से अवायवीय जीव है ईस्ट। ईस्ट अवायवीय जीव है, ईस्ट है। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। अवायवीय शोषण के दौरान ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अवायवीय शोषण के दौरान ईस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। आपको मालूम होगा ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? विखंडित हो जाता है। मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक यौगिक को दर्शाता है? मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक यौगिक को दर्शाता है? क्या है? लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। क्या आपको कभी क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियों अवायवीय रूप में शोषण करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। ऐंठन उत्पन्न करता है। लैक्टिक अम्ल के संचय से पेशियों में उत्पन्न ऐंठन को कम किया जा सकता है। लैक्टिक अम्ल के संचय से पेशियों में उत्पन्न ऐंठन को कम किया जा सकता है। बी और सी। गर्म गर्म जल के स्नान से, मालिश से। गर्म जल के स्नान से, मालिश। गर्म जल के स्नान से, मालिश से। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी में स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? एक वयस्क व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार सांस लेता है। 15 से 18 बार सांस लेता है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।
निम्नलिखित कथन में औसत्य कथन की पहचान करे। औसत्य है, ये औसत्य, पहला नंबर औसत्य, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, अंततः श्वसन को उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। ऐसा श्वसन और उच्छ्वसन साथ साथ होते रहते हैं। ऑक्सीजन से स्मृत वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से स्मृत वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। उच्छ्वसन कहलाता है, उच्छ्वसन कहलाता है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से स्मृत वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से स्मृत वायु से को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से स्मृत वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्मृत वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्याप्त होता रहता है। हर समय जीवन पर्याप्त होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाता है। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक एक श्वसन अथवा सांस का अर्थ अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। आइए 10 नंबर। उपर्युक्त क्रियाकलाप में आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है, तेजी से श्वसन करने लगता है। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मित होती है? भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मित होती है? श्वसन के समय, श्वसन के समय होती है, श्वसन के समय होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मित होती है, श्वसन के समय निर्मित होती है। फेफड़े डैश में स्थित होती है, फेफड़े डैश में स्थित होती है। बक्ष गुहा, फेफड़े डैश में स्थित होती है। बक्ष गुहा, बक्ष गुहा। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों नासा द्वार के वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़े फुस में जाती है। फेफड़े बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। बक्ष गुहा पश्चिम में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम मध्यपट कहलाती है बक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। डैश नामक एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती को गुहा का तल बनाती है और श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डैश नामक एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती को गुहा का तल बनाती है और श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डायाफ्राम बक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है बक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है, पिंजर की गति सम्मिलित होती है। मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी है।
वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आती जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं और उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ डैश। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। पसलियाँ नीचे की ओर नीचे की ओर गति करती है। उच्छ्वसन उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। निम्नलिखित में से सही सही है, ऐसे सही है, इसमें सही कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही पहरना है। अंतर्ग्रहण एवं निष्कासित निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। अंतर्ग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन होती है। अंतःश्वासित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःश्वासित वायु 21% ऑक्सीजन, उच्छ्वसित वायु 16.4% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? ये बिंदु कण यहाँ कहाँ से आते हैं? कॉकरोच श्वास डैश लेते हैं। कॉकरोच श्वास डैश लेते हैं श्वास रंध्र से। कॉकरोच श्वास डैश लेते हैं श्वास रंध्र से। सांस लेते हैं श्वास रंध्र से। कॉकरोच कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्राण या वर्तंग कहलाता है। श्वास प्रणाली नामक नलियों के जाल के श्वसन अंग निम्न में से किसमें होता है? श्वास प्रणाली नामक नलियों के जाल के श्वास अंग निम्न में से किसमें होता है? क्या होता है? किसमें होता है? बताइए। कीटों में क्या होती है? कीटों में होती है। कीटों में होती है। कीटों में होती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। केचुआ अपने डैश द्वारा शोषण करता है त्वचा। केचुआ अपने डैश द्वारा शोषण करता है त्वचा द्वारा शोषण करता है। क्या करता है? त्वचा द्वारा शोषण करता है। केचुए अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होता है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सही है, सी नंबर। दोनों कथन सही है। पादपों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय रंध्र से होता है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेती है। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु की ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मित करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मित कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु ऑक्सीजन ले लेते हैं। पादप के अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, चलिए अगले चैप्टर अध्याय 6 खत्म हो गया। क्लास 7 अगला अध्याय 7 अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।